नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं प्रदेश एट 360। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आइए खबरों के सफर का आगाज करेंगे और शुरुआत गाजियाबाद से। तो गाजियाबाद से बड़ी खबर, बुजुर्ग की पिटाई के मामले में एक और एफआईआर दर्ज। तो सपा नेता उम्मेद पहलवान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, उम्मेद पहलवान ने रची थी माहौल बिगाड़ने की साजिश। इस मामले में एक और गिरफ्तारी, सपा नेता उम्मेद पहलवान के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। इस वक्त की बड़ी खबर, तो उम्मेद पहलवान ने रची थी माहौल बिगाड़ने की साजिश। गाजियाबाद से बड़ी खबर, बुजुर्ग की पिटाई मामले में एक और एफआईआर दर्ज। सपा नेता उम्मेद पहलवान के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। वहीं गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने लोनी बॉर्डर के थाने में राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ तहरीर दी है। लोनी में एक बुजुर्ग की पिटाई के मामले में तहरीर दी गई है। विधायक का कहना है कि राहुल और ओवैसी माहौल बिगाड़ने की साजिश कर रहे हैं। तो बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने थाने में राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। बुजुर्ग की पिटाई के मामले में लगातार तहरीरों का दौर जारी है। हमारे साथ विधायक नंद किशोर गुर्जर हैं। नंद किशोर जी, अभी आपने राहुल गांधी और ओवैसी के खिलाफ तहरीर दी है लोनी बॉर्डर थाने में, क्या रहा, क्या है उस तहरीर में? देखिए, राहुल गांधी ने जिस तरह से ट्वीट किया, ओवैसी ने, दोनों का एकदम मिलता जुलता है। और राम भक्तों पे जो अटैक किया सीधा सीधा, मतलब उनको ये शो किया गया कि बुजुर्ग की पिटाई हिंदुओं ने की है, जबकि पिटाई करने वाले हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। बुजुर्ग ताबीज का काम करता था, लोगों को ठगता था, वो अलग विषय है, लेकिन जो कानून हाथ में लिया उसके लिए पुलिस ने कठोर कार्रवाई की। राहुल गांधी केवल राम भक्तों के लिए भगवान राम पर टिप्पणी करते हैं और इस तरह से केवल हिंदुओं को दोषी ठहरा करके हिंदू मुस्लिम दंगा कराना चाहते हैं। इसलिए आपकी गाजियाबाद के पुलिस कप्तान से बात भी हुई होगी, तहरीर के बाद क्या एफआईआर दर्ज होगी उसमें? देखिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जब तमाम लोगों पे हुई है तो राहुल गांधी तो मेन दोषी है, जब ट्विटर पे हुई है तो इस पर भी दर्ज होगी और मुझे उम्मीद है सरकार दर्ज करेगी, क्योंकि यहाँ कोई बचने वाला नहीं है। सरकार में जो भी देश की सब जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम करेगा, देश में दंगा भड़काएगा, उस पर हर हाल में एफआईआर होगी। तो देखिए, ये थे लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर, जिन्होंने एक बार फिर तहरीर दी है राहुल गांधी और ओवैसी के खिलाफ। अब देखना यह है कि गाजियाबाद पुलिस इस तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कब तक करती है। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि आज भी कोई परिवार ऐसा है जिसे गरीबी के चलते 10 दिन तक खाना नसीब नहीं हुआ? यह सवाल बहुत ज्यादा चुभने वाला है, लेकिन यह सच है। मामला अलीगढ़ का है, जहां लॉकडाउन और भूख से बेहाल एक पूरा परिवार अस्पताल में भर्ती है। इस परिवार में एक महिला और उसके 5 बच्चे हैं। बच्चों के पिता की पिछले साल कोरोना के चलते मौत हो गई थी। परिवार ने बताया कि 3 महीने से वो खाने के लिए परेशान है। पड़ोसी अगर खाने के लिए कुछ दे देते हैं तो उससे गुजारा चल जाता था, लेकिन हालात ऐसे बन गए हैं कि पिछले करीब 10 दिनों से उन्हें भूखा रहना पड़ा। उनका कहना है कि वो पानी पीकर सो जाते थे। तबीयत खराब हुई तो पूरे परिवार को जिला अस्पताल में एक एनजीओ की मदद से भर्ती कराया गया। महिला ने बताया कि जिस फैक्ट्री में वो काम करती थी उस पर ताला लग गया था। 20 साल का बड़ा बेटा मजदूरी करता था, लेकिन दूसरी बार लॉकडाउन के चलते उसका काम भी बंद हो गया। धीरे धीरे परिवार के लोग कमजोर और बीमार होते गए और अब सबको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। फिलहाल डॉक्टर इस परिवार की निगरानी कर रहे हैं। 3 बच्चों की हालत अब भी गंभीर है। आपको लगेगा कि सरकार सबको फ्री राशन दे रही है, तो इनको राशन क्यों नहीं मिला? दरअसल जब अलीगढ़ के डीएम साहब से एबीपी गंगा की बात हुई तो उन्होंने बताया कि इस परिवार के पास ना तो आधार कार्ड है और ना ही राशन कार्ड, जिसके चलते इन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाया। 3 महीने से हालत खराब है हमारी। अच्छा, तभी से ऐसा ही कि आज खा ले, 2 दिन ना आए, 4 दिन ना आए, ऐसे खा रहे हैं। चाय तक ना मिल रही और उसी से मांग मांग के गुजारा कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे 5 से 6 लोग हैं जो सुबह 11 बजे एडमिट हुए हैं और वो काफ़ी कमज़ोर है। मतलब उनके जब पेशेंटों को देखा, उनसे बात करने पे पता चला कि उन लोगों ने 1.5 से 2 महीने से ज़्यादा हो गया, उन लोगों ने ढंग से खाना नहीं खाया। वो काफ़ी मतलब कमज़ोर हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं। तो उनका हमने एडमिट करके जो भी हमारा ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है और उनको खाने में केले, दलिया वगैरह अच्छा खाना उन्हें दिया जा रहा है। इधर इस पूरे मामले पर अलीगढ़ के डीएम चंद्रभूषण सिंह ने कहा कि मेरी जानकारी में आते ही तत्काल इसकी जांच कराई। फिलहाल तहसीलदार मौके पर जाकर 5,000 की धनराशि उन्होंने परिवार को दी और उनका अंत्योदय कार्ड भी जारी करा दिया गया है और ऑनलाइन के लिए आधार कार्ड
बनवाया जा रहा है, उनका बैंक अकाउंट भी खोला जा रहा है। तो ग्राम प्रधान ग्राम निधि से उसको धनराशि उपलब्ध कराएगा। इन्होंने प्रधान से संपर्क किया था, कोटेदार से किया था, और बताते हैं कि इन्होंने इनको खाने पीने की चीज़ उपलब्ध नहीं कराई। ये जांच का विषय, हमारे पास रिपोर्ट इसकी आ गई है। उनके विरुद्ध प्रधान सेक्रेटरी और जो कोटेदार है उसके विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित कर रहे हैं। और फिलहाल तहसीलदार मौके पर जा करके उन्होंने 5,000 रुपये की धनराशि भी परिवार को दे दी है और उनका अंत्योदय का कार्ड भी ऑफलाइन जारी करा दिया गया है। और बुलेटिन में अब बात उस धांधली की जो यूपी विधानसभा सचिवालय की भर्तियों को लेकर हुई है, क्योंकि पिछले साल दिसंबर के महीने में जिन 87 पदों की भर्तियां निकाली हुई थी उसमें योग्यता को दरकिनार कर रसूखदारों को भर्ती कर लिया गया और अब कोर्ट ने सरकार से इसका जवाब मांगा है। यूपी में सचिवालय भर्ती घोटाला, योग्यता दरकिनार, रसूखदारों पर मेहरबान। विधान परिषद की नौकरियों में गड़बड़ झाला। इस विज्ञापन को जरा ध्यान से देखिए। ये वही विज्ञापन है जो उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय से 7 दिसंबर 2020 को जारी हुआ था। इसमें कुल 87 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी, जिसमें सहायक समीक्षा अधिकारी के 53 पद थे और समीक्षा अधिकारी के 13। भर्ती में प्री और मेंस परीक्षा का प्रावधान था, लेकिन अब ये पूरी परीक्षा सवालों के घेरे में है, क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याचिका दायर कर इस पूरी परीक्षा में धांधली का आरोप लगा दिया है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 10 दिन में सरकार से जवाब मांगा है। आपको बता दें कि अपने हलफनामे में छात्रों ने परीक्षा में कुछ छात्रों की OMR को सबूत के साथ पेश किया है, जिसमें साफ पता चल रहा कि किसी को महज 7 अंक मिलने पर प्री परीक्षा में पास घोषित करके मेंस में बैठने का मौका दिया गया, तो किसी को महज 10 अंक हासिल करने पर ही मेंस के लिए क्वालिफाई करार दे दिया गया। इतना ही नहीं, जिसे मेंस परीक्षा में 190 अंक मिले उसे टाइपिंग की परीक्षा में डिस्क्वालीफाई घोषित कर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बीते साल दिसंबर में उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय में अलग अलग पदों के लिए भर्ती के विज्ञापन निकाले गए। कुल 87 पदों के लिए विज्ञापन निकाले गए। इनमें 53 ARO यानी सहायक समीक्षा अधिकारी के पद थे, तो वहीं 13 समीक्षा अधिकारी के पद थे। लेकिन अब ये पूरी भर्ती विवादों में घिर गई है। दरअसल तमाम अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में केस किया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि चयन में पारदर्शिता नहीं बरती गई। लेकिन भर्तियों में धांधली केवल विधानसभा सचिवालय में हुई नियुक्तियों में ही नहीं हुई, बल्कि इसी साल विधान परिषद में जो नियुक्तियां हुई उनमें भी घोटाले की बात सामने आ रही, और वो मामला भी कोर्ट में है। मतलब दोनों सदनों की नियुक्तियों में रसूख वालों ने अपने चहेतों को बिना योग्यता के नौकरियां रेवड़ियां की तरह बांट दी, और एक बार फिर योग्यता धरी की धरी रह गई। सर एक्चुअली हुआ क्या, विधानसभा द्वारा है ये एग्जामिनेशन कराया गया। जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, पिटिशनर हैं, वो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर पे है नियुक्त हुए। जो बच्चे जिन्होंने है वो क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे थे, उनको भी है मेन में और टाइपिंग के लिए बैठाया गया। दरअसल इन भर्तियों में बड़ा लंबा खेल हुआ है और इसमें रसूखदार लोग शामिल हैं, जिसमें कई विधानसभा में काम कर चुके अधिकारियों का नाम भी आ रहा, जिन्होंने अपने रसूख का फायदा उठाते हुए अपनों को यहां फिट कर दिया और योग्य छात्र अपनी किस्मत को कोसते रह गए। की जो नियुक्तियां हैं वो नियुक्तियां एक एजेंसी से कराई गई थी। पहले भी कई बार एजेंसी का सहयोग विधान परिषद ने लिया है, हमारे यहाँ लिया गया, पूर्व सरकारों ने लिया है, तो वो एजेंसी द्वारा कराई गई हैं। हमारी भूमिका तो केवल इतनी रही है और है आगे कि जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को हम माने, हमको मालूम हो तो हम उसकी जांच कराएं। अब बगैर उसको देखे हम कोई टिप्पणी कैसे कर सकते। नियुक्तियों में धांधली के आरोप लगे तो विपक्ष को भी बोलने का मौका मिल गया। जो विधानसभा विधान परिषद में तमाम भर्तियां हुई वो किस आधार पर हुई, इसके प्रमाण है सुप्रीम हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेशित किया जांच के लिए। उसके बाद भी जांच की क्या स्थिति है। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला, जिसमें पिछड़े और दलितों का किस तरह शोषण किया गया। सवाल बड़ा है
क्योंकि जब विधानसभा और विधान परिषद की नियुक्तियों में धांधली के आरोप लगने लग जाएं तो बात गंभीर हो जाती है। और ये पहली बार है कि जब कोर्ट ने किसी भर्ती में सरकार को सीधे तलब किया है और सरकार को इसका जवाब देना है। लखनऊ से अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। चलिए बात अब किसानों की। तो कृषि कानून वापसी की मांग को लेकर यूपी से किसानों के बड़े जत्थे ने एक बार फिर से दिल्ली कूच कर दिया है। गाजीपुर बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे किसान बुधवार शाम ग्रेटर नोएडा पहुंचे, जहां उन्हें दादरी के लुहारली टोल प्लाजा पर पुलिस ने रोककर उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश की, जिसके बाद किसानों का जत्था टोल प्लाजा पर ही रात्रि विश्राम के लिए रुक गया है। किसानों ने टोल प्लाजा के 2 लेनों पर अपने ट्रैक्टर खड़े कर दिए हैं और रात्रि विश्राम के बाद अब किसान गुरुवार सुबह गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना होंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हैं। दोपहर गोरखपुर पहुंचने के बाद उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में बाबा गोरखनाथ के दर्शन किए और उसके बाद ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि पर मत्था टेका। इसके कुछ ही देर के बाद गोद लिए जंगल कौड़िया सीएचसी पहुंचे और निरीक्षण किया। इस दौरान वहां पर कोविड वैक्सीन लगवा रहे लोगों से सीएम योगी ने बातचीत की, मुलाकात की। सीएम योगी ने संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए और निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों से यहां तैनात चिकित्सकों, लेबर रूम, ओपीडी आदि के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कई और विभागों के विकास कार्यों की समीक्षा भी की। वैश्विक महामारी कोरोना में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के भरण पोषण का जिम्मा अब सरकार ने उठाया है। बालिग होने तक भरण पोषण को लेकर शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होगी। गोरखपुर में 157 ऐसे बच्चों की रिपोर्ट तैयार की गई है। इनमें 85 बालक और 72 बालिकाएं हैं। इन बच्चों को 4000 रुपए मासिक मदद सरकार की ओर से दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भरण पोषण योजना के तहत इन बच्चों की मदद करेंगे और अब तक इसके लिए 30 आवेदन पत्र प्राप्त हो चुके हैं। जिला टास्क फोर्स की बैठक में इनकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और आवेदन पत्र को पूर्ण करने की कार्रवाई भी चल रही है। इसके साथ ही उन्हें लाभान्वित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसे बच्चे जिनके कोविड महामारी के दौरान माता पिता में से किसी एक को या फिर दोनों को खो दिया है, उनके बच्चों को भरण पोषण के लिए गवर्नमेंट द्वारा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना चलाई गई है। इस योजना के तहत हम लोगों ने अपने जनपद में 157 बच्चों को चिन्हित किया है। अभी आगे कुछ और बच्चों की मिलने की संभावना है। तो इन 157 बच्चों की सूची ब्लॉक वाइज ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और नगर क्षेत्र के लिए तहसील वाइज हमने सूची बनाकर संबंधित एसडीएम और वीडियो साहबान को भेज दिया गया है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रदेश एट 360 और खबरों की रफ्तार जारी है। खबर रामपुर से, जहां रसोई गैस लीक होने से एक घर में भीषण आग लग गई। हादसे की ये तस्वीरें रामपुर के थाना अजीम नगर के नगलिया आकिल गांव की हैं, जहां एक घर में रसोई गैस सिलेंडर लीक होने से आग लगी। लेकिन घर में रखे गए केमिकल और डीजल के ड्रमों की वजह से देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और केमिकल के साथ साथ बहता हुआ डीजल खेतों तक जा पहुंचा, जिससे खेतों में भी आग लग गई। बाद में मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर मशक्कत के बाद काबू पाया। वहीं नोएडा के सुनसान इलाकों में शाम होते ही सजने लगती है पूल पार्टियां, जिनमें होते हैं रईसों के लड़के लड़कियां और खूब सारा नशे का सामान, जो तेज म्यूजिक के साथ नौजवानों को नशे में डुबाने के लिए काफी होता है। एक ऐसा ही पूल पार्टी को पुलिस ने बेनकाब किया, जहां बत्ती गुल और नशे के अड्डे पर रेड की गई। क्या है पूरा माजरा, देखिए इस रिपोर्ट में। नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान। पूल पार्टी करने वाले रहे सावधान। पुलिस की नजर में। दरअसल पिछले एक हफ्ते में नोएडा पुलिस ने कई ऐसे फार्म हाउस पर छापा मारा जहां धड़ल्ले से नशा किया जा रहा था। शाम ढलते ही युवाओं का जमावड़ा ऐसे फार्म हाउस पर लगता था जो सुनसान इलाके में होते थे और फिर होती थी पूल पार्टी। पिछले एक हफ्ते में ऐसे फार्म हाउस से पुलिस ने 100 से ज्यादा युवक युवतियों को हिरासत में लिया है, जो पार्टी के नाम पर नशा करते हुए पकड़े गए हैं।
जिसके बाद पुलिस ने ऐसे फार्म हाउस पर छापेमारी अभियान शुरू किया। नोएडा के फार्म हाउस क्यों बनते जा रहे हैं नशा पार्टी का अड्डा, इसी की पड़ताल के लिए एबीपी गंगा नोएडा के एक्सप्रेस वे थाना क्षेत्र स्थित उन फार्म हाउसों पर पहुंचा है जहां पिछले एक सप्ताह के अंदर 100 से ज्यादा युवक युवतियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जो पूल पार्टी करते हुए पाए गए, नशा पार्टी करते हुए पाए गए। और यही वजह है कि अब पुलिस फार्म हाउसों में जा कर के जो उनके केयरटेकर हैं और जो मालिक हैं उनसे बातचीत कर रही है। पुलिस के इस पूरे ऑपरेशन में एबीपी गंगा लगातार उनके साथ रहा। हमारी पड़ताल इस बात को लेकर थी कि आखिरकार एनसीआर के युवाओं को नोएडा में नशा पार्टी करना ज्यादा क्यों पसंद है और नोएडा पुलिस इस तरह की पार्टियों को रोकने के लिए किस तरह की कार्रवाई कर रही है। तो हमने देखा कि फार्म हाउस के इलाकों में पुलिस की पेट्रोलिंग हो रही थी। फार्म हाउस की टेक केयर और मालिकों को पुलिस टीम हिदायत दे रही थी। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि एनसीआर के यूथ्स में पार्टीज़ की टेंडेंसी होती है। जनरली ये जब वीकेंड्स होता है, संडेज होते हैं, लोग ये देखते हैं कि अगर हम कहीं ऐसे जगह पे पार्टी करेंगे, और ख़ास करके जब आपने देखा होगा रेस्टोरेंट्स और मॉल्स ये सारे बंद चल रहे हैं, तो ऐसे कंडीशंस में ये लोग जनरली फार्म हाउसेस को अपना एक डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं। ये सब उस कार्रवाई के बाद का हिस्सा है जिसमें फार्म हाउस को नशेबाजों ने अपना अड्डा बना लिया है और पिछले एक हफ्ते में 100 से ज्यादा युवक युवती गिरफ्तार हो चुके हैं। इस कंडीशन में अगर जहां भी लोगों ने पार्टी की है, जो नियमों का उल्लंघन किया है, उसके खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई की है। जैसा कि आपने ही बताया है कि अब तक 100 से ज़्यादा ऐसे लड़के लड़कियों को हम लोगों ने उनके विरुद्ध कार्रवाई की है, 188 की कार्रवाई की है, चालान किया गया है और उसमें से कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमे भी पंजीकृत हैं। किसी किसी पार्टियों में शराब वगैरह के सेवन भी हुए, उसमें एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ हम लोगों ने रेड किए। ये वही फार्म हाउस है जो दिन में खामोश रहते हैं और रात में होती हैं पार्टियां, जहां तेज शोर होता है और नशे में नजर आते हैं युवा। नशा पार्टी के लिए युवाओं की पहली पसंद नोएडा के फार्म हाउस क्यों है? जब इसकी पड़ताल एबीपी गंगा ने शुरू की तो पता चला कि इन फार्म हाउसों में युवाओं को शांति मिलती है और साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। यही वजह है कि नोएडा, दिल्ली समेत पूरे एनसीआर के युवा अगर नशा पार्टी करना चाहते हैं तो सबसे पहले वो नोएडा के फार्म हाउसों को तलाशते हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए लोगों से भी लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिर कोरोना काल में क्यों गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा है और साथ ही नशे का पूरा सामान कहां से इनको मिलता है। दरअसल नोएडा की वो इलाके हैं जो एनसीआर और दिल्ली दोनों को जोड़ते हैं और आसानी से लड़के और लड़कियां यहाँ पहुँच जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सुनसान इलाके में होने की वजह से इनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता। नोएडा पुलिस का दावा है कि नोएडा के फार्म हाउसों को नशे का अड्डा नहीं बनने देंगे। यही वजह है कि नोएडा पुलिस अब उन फार्म हाउसों के आसपास पेट्रोलिंग कर स्थिति का जायजा ले रही है और लगातार फार्म हाउस मालिकों को आगाह कर रही है कि अगर उन्होंने नशा पार्टी या कोई अवैध पार्टी ऑर्गेनाइज की तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा पर खबरें लगातार जारी हैं। आप रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान।